नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको छठी क्लास की ज्योग्राफी की बुक लेसन नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इस अध्याय का आज मैं दूसरा टॉपिक समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है देशांतर क्या है, जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं देशांतर रेखाएं क्या है। दोस्तों, यह इस पाठ की मतलब कि ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर की इस अध्याय की ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, देशांतर क्या है। ठीक है, देशांतर से पहले समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और टॉपिक समझा दूं जो पिछली क्लास में समझाया था, लेकिन इसको थोड़ा और मैं आपको डीपली समझा दूं। जिस तरीके से आप जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी के ताप कटिबंध है, यहाँ पे मुख्य रूप से 3 दिखाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि मैंने इसलिए पिछले वाली वीडियो में पढ़ा दिया था, लेकिन इसमें दोबारा हम देख रहे हैं। देखो दोस्तों, उष्ण कटिबंध में जिसमें क्या होता है, सूर्य जो होता है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, जैसे ये एग्जाम्पल बता रहा है। तो दोस्तों, अगर सिर पे ठीक सूर्य होगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। जिस तरीके से ये टॉर्च के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि ये सीधी किरणें पड़ रही हैं लेकिन थोड़े से ही क्षेत्र पर, तो वहाँ उजियारा बहुत अधिक होगा। ठीक है, उसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है कि ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। मान लो ये पृथ्वी है, जो गोला है वो पृथ्वी है। अगर ये तिरछी रोशनी होगी तो यहाँ पर दोस्तों तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज होगा, परंतु अधिक क्षेत्र पर फैलता है। ठीक है, उसी प्रकार सेम टॉर्च को मान लीजिए सूरज है और ये पृथ्वी है। अगर दोस्तों इस पे तिरछी किरणें पड़ेंगे तो सिर्फ क्या होगी दोस्तों, प्रकाश तो होगा बट क्या है, वो अधिक दूरी तक फैला होगा, लेकिन उसकी जो तेज ऊष्मा है वो नहीं होगी। तेज ऊष्मा किस में होती है, उष्ण कटिबंध में होती है। शीतोष्ण कटिबंध में हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं पृथ्वी पर, इसलिए कहा जाता है दोस्तों ध्रुव की तरफ पृथ्वी की सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, मतलब कि ज़्यादा न ठंडी होती न गर्मी होती है। क्लियर हो गया? तो ये 2 मुख्य आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना था, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अपना आज का क्लास, जो कि दोस्तों कह रहा है कि क्या देशांतर क्या है। पिछले वाली क्लास में मैंने आपको अक्षांश बताया था। अक्षांश क्या होता है दोस्तों, वह रेखा होती है जो कि विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। दोस्तों, मैंने ये भी बताया आपको, मान लो ये पृथ्वी है, सपोज करो बीच में से इक्वेटर जाता है, ये 0 डिग्री पर होता है। वहीं अगर आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव में होता है, वो भी कब, उत्तरी में। यहीं पर दोस्तों 90 डिग्री दक्षिण में होता है। तो ये जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है काल्पनिक रेखा, ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व कह लो दोस्तों, इसी को दोस्तों हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और चित्र में आप देख रहे हैं देशांतर रेखाएं क्या हो जाती हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लगातार एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जो कि एक तरबूज की तरह निशान होता है ना। जैसा आप तरबूज देखते हैं उस पर एक रेखा खींची होती है और उसी रेखा के आधार पर आप काट के उसको खाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। ठीक है दोस्तों, जो कि ये काल्पनिक रेखा जिससे हम समय का ज्ञात या समय को हम माप सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश की स्थिति के कुछ जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या दक्षिण की ओर इस
इन स्थानों की दूरी कितनी है? इस संदर्भ में इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, यामोत्तर रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं। यस, कहता है दोस्तों, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है। प्रत्येक अक्षांश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त का मतलब होता है जब कोई गोला आधा होता है तो इसे अर्धवृत्त कहते हैं। चाहे आप ऊपर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव करें, चाहे आप पूर्व से पश्चिम की ओर करें, मतलब कि विषुवत रेखा, तो ये क्या कहलाएगी? अर्धवृत्त, मतलब कि आधा गोला। क्लियर? आगे चलते हैं। कहता है कि उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जो है बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। मैंने आपको बताया दोस्तों, सेम तरबूज की तरह है। यहीं पर दोस्तों ध्रुव मतलब जहाँ पे इसका किनारा है, ध्रुव जो बीच में है इनकी दूरी अधिक होती है। जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनकी ध्रुव बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है साथियों? जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है तथा सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं। आगे चलते हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देश ने यह निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यहाँ पर उन्होंने दोस्तों क्या करा कि पूरे जो विश्व है उन्होंने यह डिसाइड किया, भाई समय का निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों। उसको करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम क्यों ना ग्रीनविच से एक लाइन खींचे, जो कि ये पूर्व की ओर चले और ये पश्चिम की ओर हो। ठीक है, आगे क्या कहता है? यस, और ये कहाँ से खींचा गया दोस्तों? यहाँ लिखा है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर, दोस्तों ये रही यामोत्तर, ठीक है, प्रमुख यामोत्तर से पूर्व मतलब ये रहा, पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसका जो मान है 0 डिग्री क्या है दोस्तों? देशांतर है। और 0 डिग्री दोस्तों अक्षांश में कौन सी रेखा थी? विषुवत रेखा। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, यहाँ से हम दोस्तों इसके पीछे तक जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है, और इस यहाँ से भी 180 डिग्री, मतलब ये कुल मिला के दोस्तों 360 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिल करके पृथ्वी को 2 भागों में पूर्व गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षांश पर पश्चिम का उपयोग करते हैं। आगे चलें। यस साथियों, यहाँ क्या लिखा है आगे? ठीक है, यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर की एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर द्वारा एक बनी ग्रिड को देखें। अगर आप किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो, अगर दोस्तों लिखा है आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो, तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम
धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसके आगे चलते हैं। यस, आगे क्या कहता है? कहता है कि इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखा को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंगा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखा उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। ठीक है, ये जैसा दोस्तों चित्र है। ठीक है, ऐसे दोस्तों हमारी क्या है 0 डिग्री यामोत्तर रेखा पर खींची गई है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है कि अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। ये तो दोस्तों आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है। यस, आगे क्या कहता है? हाँ, देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। दोस्तों अगर हम सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं समय की तो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से हमें पता लगता है। सूर्योदय और सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है। हम जानते हैं कि भाई सूर्य रोज उगता है और सूर्य रोज ढलता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। आगे चलते हैं। लिखा है दोस्तों, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों याद रखना, पृथ्वी जो हमारी ये वो है जो है पश्चिम से पूर्व इधर होता है तो पश्चिम इधर होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो दोस्तों पूर्व में पृथ्वी के जो ये पूर्व है, ये अपनी यामोत्तर रेखा इधर की ओर जाएंगे दोस्तों, मतलब कि पूर्व की ओर अगर ग्रीनविच के समय से आगे की ओर जाएंगे, मतलब कि पूर्व की ओर जाएंगे तो ग्रीनविच का समय आगे होगा तथा पश्चिम में जाएंगे तो समय पीछे होगा। समझ आया? आगे चलते हैं। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। अब देखो इसमें क्या है कि एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। कहता है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। कितने डिग्री? 360 डिग्री। अर्थात 1 घंटे में वह 15 डिग्री घूमती है। अगर आप साथियों 360 को डिवाइड करेंगे 24 से, है ना, तो क्या पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है कि अर्थात मतलब समझा रहा है कि भाई 1 घंटे में 15 डिग्री, मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो 15 दोस्तों 360 डिवाइड करोगे किससे दोस्तों? 24 से, तो क्या आएगा आपका? 15 आएगा। एक बार मैं करके देखूं दोस्तों, ठीक है? हाँ ठीक है, आगे चलें दोस्तों। यस, तो दोस्तों 1 घंटे में जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय मतलब 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम के समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे, यानी वहाँ सुबह के क्या होंगे? 11। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि भाई अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं
तो वहाँ समय बढ़ेगा। अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो वो समय पीछे की ओर जाएगा, वहाँ सुबह के 11 बजे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा तो दोपहर में उस समय सभी घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर कि सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, यस, माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का या मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, मतलब कि 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। दोस्तों जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से दोस्तों हमारी 82.5 डिग्री पूर्व, मतलब कि जिसे हमने भारत का मानक यामोत्तर माना है, यह दर्शाता है। दोस्तों इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है या माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। यस, आगे लिखता है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज रात में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। अपराह्न मतलब होता है दोस्तों दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच का समय 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का, यहाँ से दोस्तों, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों याद रखना, जीके का क्वेश्चन है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरा गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज की इस क्लास में आपने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा, जो कि दोस्तों उत्तरी ध्रुव की ओर एक साथ चिपक जाते हैं, लेकिन दोस्तों 0 डिग्री पर इनकी मतलब एक चौड़ाई अधिक होती है। मतलब हम कह सकते हैं विषुवत रेखा की ओर इनकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ही अधिक होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम अपनी एनसीईआरटी बुक का लेसन नंबर 3 करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको इस क्लास की जो टॉपिक समझाया वो समझ आ गया। अगर आपने दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। अगर आपने पहला लेसन नहीं किया है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप ज्योग्राफी में सर्च कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों।